Hello everyone. हेलो। आज हमने अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन और दमयंती देवी प्रेरणा संस्थान महिला प्रकोष्ठ के संयुक्त प्रयासों से ये मीटिंग रखी है, हेल्थ सेशन रखा है। इसमें हमारे साथ डॉक्टर इंशु बंसल जो कि पीडियाट्रिशियन है, सीनियर कंसल्टेंट है यशोदा मेडिसिटी इंदिरापुरम में और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करती है जैन क्लिनिक में इंदिरापुरम, जुड़ी हुई है। आपके पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप फेसबुक पे लिख कर भी पूछ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर करिश्मा भटनागर भी हैं जो कि योगा थेरेपिस्ट हैं और काफी अच्छे से वो बच्चों को आजकल गर्मियों की छुट्टियों में सेशंस भी करा रही हैं। और आपके एंटीनेटल, पोस्ट नेटल, बैक पेन, नेक पेन, स्पाइन से प्रॉब्लम जो भी रिलेटेड है, आप योगा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम उनसे पूछ सकते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और दमयंती देवी हॉस्पिटल में मैं प्रैक्टिस करती हूँ पिछले 17-18 सालों से। तो आप लोग गायनी से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऑलरेडी आए हुए हैं, जिनको हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ करंट प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में जो लोगों ने हमें भेजी हैं। हम उन सब क्वेश्चंस का आंसर करेंगे वन बाय वन। नाउ मेरे साथ मेरे कोलीग्स भी हैं, महक हैं और अदिति हैं और श्रुति जैन हैं। वो सब हमें हेल्प करेंगे क्वेश्चंस पुट अप करने में जो पेशेंट्स ने हमें भेजे हैं। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले डॉक्टर रिंशु बंसल के लिए अदिति जी आए और उनसे जो क्वेश्चंस पेशेंट्स ने भेजे हैं तब करना शुरू करें। हेलो डॉक्टर्स। बाकी हेलो। सब लोग अपने माइक्स हेलो म्यूट कर लें। एवरीवन। हेलो। हेलो डॉक्टर एवरीवन। आपके लिए क्वेश्चन आया हुआ है सॉरी मैम प्लीज 13 रिपीट। गर्ल हाँ जी। है, उनको पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, बट ओके। उसके बाद अगर मैं हाइट इंक्रीज करनी है तो फिर क्या सॉल्यूशन है उसके मैम? देखिए यूजुअली 13 साल के पहले जैसे अगर बच्चे की पीरियड स्टार्ट हो गए हैं तो मतलब इसमें चांसेस 1 से 3 साल तक तो रहते हैं कि बच्चे की हाइट बढ़ सकती है। बट यूजुअली जो हाइट का ग्रोथ होता है वो पीरियड स्टार्ट होने से पहले ज़्यादा रहता है। तो इसमें ये जरूरी है कि अब जो 1 से 3 साल जो हमारे रह गए हैं जिसमें बच्चे की हाइट हम बढ़ा सकते हैं आफ्टर स्टार्ट गेनिंग द पीरियड्स, देन उसमें हमें बच्चे के आहार पे बहुत ध्यान रखना होगा। प्रोटीन रिच डाइट देनी चाहिए, उन्हें कैल्शियम एंड विटामिन डी रिच फूड देना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है जैसे विटामिन डी मैंने बोला, तो विटामिन डी के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को थोड़ा धूप का एक्सपोज़र, सनलाइट एक्सपोज़र ज़रूर मिले। क्योंकि एज़ यू नो कि 90% जो सनलाइट जो हमारा विटामिन डी हमारी बॉडी में आता है वो सनलाइट एक्सपोज़र से आता है, ओनली 10% ही फूड एब्ज़ॉर्प्शन से जाएगा। तो मोस्टली ये ज़रूरी है कि बच्चा कम से कम 15-20 मिनट जो है धूप ज़रूर देखे। वो कौन से टाइम की धूप देखनी ज़रूरी है? सुबह 10 बजे से लेके 3 बजे तक की जो धूप होती है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन उस टाइम में क्योंकि बच्चे मोस्टली जो है स्कूल में होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें थोड़ा-सा एक्सपोज़र सनलाइट का मिले बच्चों को। इसके अलावा जैसे हम उनकी डाइट के लिए बात करते हैं तो कैल्शियम रिच फूड जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, वो हमें बच्चों को देना चाहिए। एंड बेटा ये आपका जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अलावा जैसे जो विटामिन डी एंड मिनरल्स जो रिच हमारे फोर्टिफाइड सीरियल्स हैं, दे हेल्प वेरी मच फॉर दिस। इसके अलावा प्रॉपर स्लीप इज वेरी मच रिक्वायर्ड। प्रॉपर स्लीप क्या होता है? जैसे 8 to 10 आवर्स की स्लीप बच्चों को लेनी ही चाहिए। और उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और ये नहीं कि हम बच्चों को लेके बैठे हैं, बच्चे उसमें मोबाइल देख रहे हैं और टीवी दे चल रहे हैं, वो नहीं। उनको प्रॉपर स्लीप चाहिए, 8 घंटे की तो मिनिमम चाहिए। इसके अलावा क्या है कि स्ट्रेचिंग एंड योगा एक्सरसाइजेज होती है, जैसे आप सुना होगा ताड़ासन, जो ट्री पोज हम बोलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों की ग्रोथ के लिए। बच्चों के जो मसल्स और जो बोन्स हैं उनकी स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको वो करना है। जैसे योगा एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ जैसे गेम्स होते हैं जैसे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या स्विमिंग, दे आल्सो हेल्प अ लॉट। सो ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। सो अगर आप बच्चे इस चीज़ का फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली उनकी हाइट अच्छी ग्रो होगी। डेफिनेटली जेनेटिक्स आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि बच्चे जिनके माँ बाप छोटे हैं तो उनकी हाइट एक लिमिट तक ही बढ़ेगी, लेकिन जितनी बढ़ सकती है मैक्सिमम हम उसमें ये हमारी सारी चीज़ें अगर हम फॉलो करें तो उसमें काफ़ी अच्छा रोल है। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। और क्वेश्चन है अदिति डॉक्टर इंशु बंसल के लिए?
एक मिनट। आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। जी, जी, जी। एक ही मैम। हेलो। हाँ जी। जी मैम, दूसरा क्वेश्चन मैम ये है कि जैसे बच्चे को ना आजकल कोल्ड कफ हो रहा है, अब उसके साथ ना वॉमिटिंग ज़रूर हो रही है मैम। यस, तो मैम उसके बिकॉज़ रिगार्डिंग क्या करना चाहिए? हाँ जी। देखिए यूज़ुअली जो बच्चों की इम्यूनिटी, क्योंकि हम सब जानते हैं बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है, तो बच्चों को इम्यूनिटी हुँ, वीक होने की वजह से प्लस कुछ सीज़नल चेंजेस की वजह से बहुत जल्दी बच्चे वायरल कैच करते हैं, इन्फेक्शंस कैच करते हैं। तो हुँ, उसमें हाइड्रेशन प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बच्चों को अगर हाइड्रेशन अच्छा रहे, बच्चों को बैलेंस न्यूट्रिशन मिले, तो पहली बात तो उसके चांसेस कम रहते हैं कि बच्चे बीमार पड़ें। प्रॉपर हाइजीन मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ तक आपने कहा वॉमिटिंग का इश्यू, तो वॉमिटिंग का जो इश्यू होता है वो जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों को जो वायरल स्टार्ट होता है तो फर्स्ट डे में वॉमिटिंग होना बहुत ही लाज़मी होता है। क्योंकि कहीं हुँ, न कहीं वायरल जो इन्फेक्शन होता है वो हमारे लीवर पे इफ़ेक्ट करता है। तो थोड़े टाइम के लिए हमारे जो लीवर एंजाइम्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वज़ह से बच्चे को फर्स्ट डे में मोस्टली वॉमिटिंग फीलिंग होती है। बट आफ्टर 1 टू 2 डेज़ जब वायरल के निकल जाते हैं तो बच्चे को वो सेटल हो जाती हैं चीज़ें। उसमें क्या होता है, बच्चा खाना भी कम खा रहा है तो उससे भी गैस हुँ। बनती है पेट में। तो कम खाने की वज़ह से, तो इसलिए कहते हैं कि हाइड्रेशन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो उससे वॉमिटिंग के चांसेस बच्चे के कम रहेंगे। ओके मैम, ठीक है। मैम आपके लिए थर्ड क्वेश्चन है कि मैम जो बॉयज़ में आजकल वैक्सीनेशन 5 टू 10 इयर्स के लिए कौन-सी वैक्सीनेशन मस्ट है लगवानी है? ओके। देखिए 5 से 10 साल के बीच में जो हमारा डीपीटी का बूस्टर, 5 साल पे डीपीटी का बूस्टर होता है, फिर 10 साल पे डीपीटी का बूस्टर होता है। तो 5 साल पे डीपीटी का बूस्टर, एमएमआर का बूस्टर और चिकन पॉक्स का बूस्टर अगर पहले नहीं लगा है, जैसे पहले क्या था कि 5 साल पे ही चिकन पॉक्स का बूस्टर लगता था, लेकिन अब जो रीसेंट गाइडलाइंस हैं, उसमें जो चिकन पॉक्स का सेकंड बूस्टर है, वो 18 से 24 महीने के बीच में कर दिया गया है। लेकिन हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि बच्चे को कहीं ऐसा तो नहीं कि 18 से 24 महीने पे चिकन पॉक्स का बूस्टर नहीं लगा हो। अगर ऐसा है तो हमें उसका भी देना है, अदरवाइज़ नहीं तो डीपीटी और एमएमआर का बूस्टर तो मस्ट है। इसके अलावा हमारा जो हर साल का फ्लू का वैक्सीन होता है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन, दैट इज़ मस्ट। तो जो जैसे 6 मंथ से लेके हमारे 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनको हर साल फ्लू का टीका लगता है, जिससे कि वो जो है रिकरेंट वायरल इन्फेक्शन से और इन्फ्लुएंजा से बचते हैं। तो जो हुँ, रिकरेंट स्पेशली इन्फ्लुएंजा वायरस जो इन्फेक्शन होता है दैट इज़ वेरी मतलब खराब होता है बहुत ही ज़्यादा वो, तो उसमें क्या होता है बच्चे को बहुत ज़्यादा खाँसी आएगी, बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है। और अब ऐसा नहीं है ये ना, अब किसी को भी हो सकता है। जैसे पहले क्या था, एंडेमिक्स होते थे, इसके मतलब एपिडेमिक्स होते थे। अब क्या है, वो एंडेमिक हो गया है, मतलब वो किसी को भी कभी भी हो सकता है। तो इस इन्फेक्शन से बचाने के लिए, और उसमें हमने ये देखा है प्रैक्टिकली भी, जैसे हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बच्चों को लगाते हैं तो वो बीमार कम पड़ते हैं। उतना जल्दी वायरल नहीं होता और उतना तेज़ बुखार नहीं जाता। तो ये लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि भई इन्फ्लुएंजा वैक्सीन उनको लेना चाहिए। 5 साल के बाद जो है, अगर कोई बच्चा बहुत जल्दी बीमार पड़ता है या किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई किडनी की डिसीज़ है या लिवर प्रॉब्लम है या कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम का बच्चा है या जिसकी इम्यूनिटी वीक है किसी वजह से, उन बच्चों को ज़रूर ये वैक्सीन कंटिन्यू करनी चाहिए। या फिर जिनके घर में ऐसे चल रहा है कि जिसको बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर। अब आ जाइए फिर 10 साल। 10 साल पे हमारा टीपीटी का बूस्टर हो गया, इसके अलावा एक सर्वाइकल कैंसर का बूस्टर होता है। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जो होती है वो मेल और फीमेल दोनों में लगाई जाती है। इसका एक बहुत बड़ा लोगों में मिथ है। कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है पेरेंट्स को कि भई बच्चे को बॉयज़ में भी ये वैक्सीन ज़रूरी होती है। तो ये इक्वली इम्पोर्टेंट है सबके लिए। ये आपकी जो कैंसर की वैक्सीन होती है, ये आपके जेनिटल कैंसर से, एनल कैंसर से और आपके जो ओरल कैंसर पे भी वर्क करती है। तो और इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट जेनिटल वार्ड्स के ट्रीटमेंट में भी ये बहुत लाभदायक है। तो इस वैक्सीन को आइडियली 9 से 11 साल के बच्चों को ले लेना चाहिए, क्योंकि बेस्ट इम्यूनिटी जो आती है कैंसर के अगेंस्ट जो आती है वो इसी टाइम में आती है। उसके बाद आप जितना लेट करते जाएँगे आपकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है समझाना। थैंक यू डॉक्टर। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है इसमें हुँ, कि किसी की बेटी है वो सितंबर में ही बीमार हो जाती है ड्यूरिंग हुँ, एग्जाम पीरियड। यस, वो ना खाती है और वो जो है बहुत ज्यादा वीक फील करती हैं, उनके हमेशा जो एग्जाम्स भी छूट जाते हैं, राइट। उनका वेट भी कम हो रहा है। तो मैम वो पूछना चाह रही है कि आप क्या गाइड करेंगे उसके लिए? देखिए, सितंबर में बच्चों का जो बीमार होने का रीज़न है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि बच्चे, क्योंकि जब जून में तो बच्चों की समर वैकेशन चल रही होती है, तो उनका एक्सपोज़र इतना नहीं होता है। वो इतना यूज़्ड टू नहीं होते कि भई बच्चों को बार-बार इन्फेक्शन हो, क्योंकि वो घर में है, उनको कोई एक्सपोज़र नहीं है। जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा, जैसे स्कूल बस में हो गया या प्ले एरिया में हो गया, पार्क्स में हो गए,
स्कूल में बच्चे एक दूसरे को छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो एक दूसरे से बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच करते हैं क्लोज जो क्राउडेड स्पेसेस में। तो उसकी वजह से बच्चे जल्दी बीमार होते हैं। प्लस क्योंकि वेदर चेंज हो रहा होता है, ह्यूमिडिटी चेंज हो रही होती है, तो जिसकी वजह से जो उनकी नेजल म्यूकोसा होती है वो हमेशा ड्राई रहती है। तो क्योंकि वेदर चेंज की वजह से जो उनकी नेजल म्यूकोसा ड्राई हुई, तो वो वायरस बहुत जल्दी एंटर करता है, या बैक्टीरिया जो भी होगा वो एंटर आराम से कर लेगा। तो इट शुड बी मॉइस्ट। तो हाइड्रेशन का यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी आ जाता है। और इसी वजह से हमारी जो, और इसके अलावा हमारा जो है क्या चीज होती है कि भाई बच्चे जैसे स्कूल गए, वहां से बीमार हुए, प्लस ये आपका वेदर चेंज हो गया। इसके अलावा बच्चों में कुछ इम्यूनिटी का भी रहता है, जैसे बच्चों की इम्यूनिटी ऑब्वियसली लो है, तो उनको हमें स्पेशली जो है न्यूट्रिशनल फूड देना चाहिए, अच्छे से कैल्शियम, विटामिन डी एंड मिनरल्स रिच फूड देना चाहिए, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी बढ़े, बेटर हो। और जो मैंने आपको बताया कि एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक जहां तक क्वेश्चन रही बच्चे के खाने की बात, तो जैसे खाने में हम उनको ये कर सकते हैं कि हेल्दी फूड जो है उनको, जैसे फिंगर फूड, जैसे लंच है तो बच्चा लंच नहीं खा रहा है, तो आप उसे थोड़ा सा ना कम खाना दीजिए चाहे, लेकिन उसको आकर्षित बना के दीजिए और फिंगर फूड टाइप दीजिए, जिससे वो आराम से खा सके। अगर आप बहुत सारा भर के खाना देंगे तो बच्चे वैसे ही डर जाते हैं, कई बार तो उसको बच्चा नहीं खाना चाहता है। तो आप थोड़ा थोड़ा दीजिए, आकर्षित बना के दीजिए, और उसको थोड़ा इन्वॉल्व करिए अपने साथ। जैसे जब खाना बना रहे हैं तो आप उसको उसकी एक्टिविटीज में लगाइए खाना बनाने की, तो उससे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं उसको, फिर उसको खाते भी हैं अच्छे से, क्योंकि उन्होंने खुद ही बनाया होता है। तो काफी हद तक उनको लगता है कि मुझे बड़ा मजा आएगा ये खाने में, क्योंकि हमने बनाया है। यस जी जी मैम। सॉरी टू थैंक यू इंटरप्ट, बट डॉक्टर, एक थैंक क्वेश्चन यू फॉर हमारे योर पास गाइडेंस। आया है थैंक यू। ऑडियंस से कि मनु पंडित जी हैं, वो पूछ रही है कि दोज हु आर हैविंग एएसडी, इन बच्चों का वैक्सीनेशन कैसे कराएं? देखिए, एएसडी एक हार्ट प्रॉब्लम होती है जिसमें बच्चे के जो दिल में छेद रहता है, तो उन बच्चों में ऐसा नहीं है कि उनमें वैक्सीनेशन नहीं हो सकता। उन बच्चों को भी वैक्सीनेशन होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, जिस तरीके से और बच्चों का होता है वैसे ही उनका होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि उनको मतलब वैक्सीनेशन नहीं किया जा सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू डॉक्टर इशू, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई थिंक अदिति, तुम्हें सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। हाँ जी डॉक्टर। Okay, वेलकम। now we are coming to Dr. Karishma, and I would request Mrs. Shruti Jain to ask the questions related to the yoga therapy with Karishma. Hello to all. Hello Dr. Karishma. Hello Dr. Rinshu. Hello Dr. Monica. डॉक्टर करिश्मा, जो आपके लिए पहला क्वेश्चन आया है वो रिगार्ड्स में सर्वाइकल प्रॉब्लम के। हम सर्वाइकल प्रॉब्लम, हम एक छोटा सा क्राइटेरिया नहीं है कि हम एक ही चीज को लेकर हम कह दें कि सर्वाइकल प्रॉब्लम है। सर्वाइकल एक हमारा एक पोर्शन होता है, ठीक है। उस पोर्शन में अगर कोई इन्फ्लामेशन होती है, कोई बोनी चेंजेस आ रहे होते हैं, कोई नर्व कंप्रेशन आ रहा होता है, तो वो सारे जो है वो सर्वाइकल प्रॉब्लम को लेकर रिलेट करते हैं। अब उसके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, कहीं पेन भी रहता है, कहीं डिजीनेस रहती है, कहीं पर पेशेंट को कुछ सेकंड्स के लिए जब वो मूवमेंट करता है तो चक्कर भी आते हैं। तो क्या आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है कि रिगार्डिंग कुछ है कि इसी तरह से कोई सिम्टम आ रहे हैं? डॉक्टर करिश्मा, इस टाइम सर्वाइकल प्रॉब्लम जो है वो बहुत कॉमन होती जा रही है, इसलिए ये प्रॉब्लम हमारी कमेटी में कॉमन 1 2 3 4 कमेटी मेंबर्स ने पुट अप करा है कि सर्वाइकल किसी के बैक में सॉइलिंग आ जाती है, किसी के पूरी शोल्डर्स तक पेन रहता है, किसी की पूरी बैकबोन पेन कर रही है। सब सर्वाइकल से स्टेम प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। तो उसके लिए थोड़ा सा सॉल्यूशन चाह रहे थे आपसे कि आप क्या बताएंगी। मैम, सर्वाइकल में जैसे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ज्यादातर प्रॉब्लम्स आजकल मोबाइल के बहुत ज्यादा यूज या स्क्रीन। क्या हम कर सकते हैं? मैम, बैक पेन के लिए सबसे बेस्ट है योगा। अगर आप योगा या कुछ भी इस तरह की एक्टिविटीज करें, स्पेशली योगा, तो आपकी बैक की स्ट्रेंथनिंग साथ में होती रहेगी और साथ में आपकी स्ट्रेचिंग और स्टेबिलिटी भी रहेगी। मर्जरी आसन जिसे कहते हैं इंग्लिश में कैट कैमल, एक एक्सरसाइज होती है। अगर कोई आप गूगल करेंगे कैट कैमल एक्सरसाइज या मर्जरी आसन हिंदी में, इसको करने से बैक की जो स्टिफनेस होती है वो काफी कम हो जाती है। बाकी अगर किसी को स्पॉन्डिलोलिसिस या स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस या फिर बैक का कंप्रेशन, यानी जो हड्डी के बीच में नस दब जाती है, इस तरह का सुन्नपन या पैरों में झंझनाहट आती है, कीड़ी चलती है, तो इस तरह के केसेस के लिए आप पैरों को बिल्कुल सीधा करके 90 डिग्री पे उठाएंगे। लेट कर पेशेंट सीधा 90 डिग्री पे उठाएं अपने पैरों को और अपने
उससे टो से मतलब प्लांट जो फुट होता है उसकी एक्सरसाइज करें, उसको रिपीटिशन दें। ये क्या है, फ्लॉक्सिंग है। इससे हमारी स्पाइन की फ्लॉक्सिंग होगी और जो नर्व कंप्रेस हो रही है तो वो रिमूव हो सकती है, वो खुल सकती है, उससे काफी हद तक आराम मिलेगा। बाकी अगर आसपास कोई फिजियोथेरेपिस्ट है तो आप कुछ एक्सरसाइजेस वहां से भी कंसल्ट कर सकते हैं और मेरे पास आकर भी कुछ पूछ सकते हैं अगर एक्सरसाइजेस से रिगार्डिंग कुछ हो। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि बैक पेन के साथ अगर नीज में भी पेन की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि नीज का पेन भी आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है। नीज का मैम बैक पेन के साथ नी पेन की प्रॉब्लम आनी जाहिर सी बात है। अगर कंप्रेशन, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर नर्व दब रही है, कहीं कंप्रेशन आ रहा है, कहीं नस दब रही है, तो वो हमारे नीचे का लोअर का जो भी एरिया है, लाइक बटक्स हो, फ्रंट ऑफ थाई हो, बैक ऑफ थाई हो, नीज हो, काफ हो, यहाँ तक कि पैर की छोटी उंगली तक वो पेन कभी कभी चला जाता है। तो उस केस में फर्स्ट तो मैंने जो एक्सरसाइज बताई, सीधा लेटकर 90 डिग्री पैर रेस करेंगे, उसके बाद अपने टोज को फ्लैक्सन मतलब आगे और पीछे भी ना हिलाना है। एक तो ये एक्सरसाइज है। साथ में नी प्रेस होता है, टॉवल का रोल लेकर नी के नीचे रखेंगे, उसे प्रेस करेंगे, या आप जो अपने टोज हैं सीधा हाई सिटिंग में बैठ के टोज को स्ट्रेच करेंगे तो आपको नीज में आराम मिलेगा, नीज की स्ट्रेचिंग हो जाएगी। मैम जैसे नी रिप्लेसमेंट आजकल डॉक्टर्स बहुत जल्दी बता दे रहे हैं कि अगर ग्रीसिंग कम हो रही है या फिर नीज फोल्ड होने बंद हो रहे हैं, तो डॉक्टर्स यूजुअली ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप या तो ग्रीस की दवाई बता देते हैं, वहां तक तो सही रहता है, सप्लीमेंट्स तक, या तो नी ट्रांसप्लांट। तो क्या मैम अगर नीज का ग्रीस कम हो रहा है और गैपिंग आ रही है एक्सरेज में, तो वो भी फिजियोथेरेपी के थ्रू ठीक हो सकता है? मैम ये डिपेंड करता है ग्रेड्स पे। अगर पेशेंट मतलब स्टार्टिंग एज में स्टार्टिंग टाइम में कई बार होता है कि पेशेंट हमारे पास आता ही बिल्कुल इस टाइम पे है जब वो पूरा सब जगह से हार के और मतलब वो कंडीशन उसकी 3rd ग्रेड तक पहुंच जाती है, तब तो वो जी। सजेस्ट करते हैं कि ऑपरेशन ही सही है। बट अगर 1st ग्रेड में अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो चांसेस हैं कि वो अपनी डेली एक्टिविटी विदाउट ऑपरेशन बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर सकता है। थैंक यू मैम। मैम नेक्स्ट है योगा एंड बॉडी पेन, कि अगर हम योगा में जा रहे हैं और उसके बाद भी बॉडी पेन हो रहा है तो क्या योगा हमें कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं? मैम देखिए, अगर आप कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट वीक तो आपको स्टिफनेस और वो पेन और सोरनेस फील होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको पेन फील हो रहा है तो उसके लिए आप है टैपिंग एक्सरसाइज अपनी जो भी मसल्स हैं जहां आपको पेन फील हो रहा है उस पे आप थोड़ा हार्ड हैंड से टैप कर सकते हैं। ज्यादातर पेन मेरे पास भी योगा क्लास चलती है जैसे, तो जो वो फीमेल्स हैं वो पेन की शिकायत करती हैं बैक ऑफ द थाइज या फिर काफ में, पिंडलियों में जैसे, तो वहां पर भी हम टैपिंग एक्सरसाइज ये कर सकते हैं। साथ में जैसे जब एक्सरसाइज रूटीन आपका जो भी आप 1 आवर का सेशन ले रहे हो उस सेशन के बाद आप हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग और हल्की फुल्की टैपिंग एक्टिविटी जरूर करें, जिससे मसल्स में जो लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है एक्सरसाइज करने के बाद वो रिमूव हो जाएगा तो फिर बाद में आपको सोरनेस या पेन जैसा फील नहीं होगा। तो थैंक यू मैम। मैम एक क्वेश्चन है, शायद इसका सोल्यूशन नहीं हो पाया ऑनलाइन। योगा फॉर नी पेन के लिए योगा बताएं। मैं एक्चुअली मैं स्क्रीन पर मैम वीडियो एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा या फिर इस चीज के लिए। हाँ, मैं इसकी वीडियो ग्रुप में शेयर कर दूंगी। जैसे नीज के लिए अगर योगा करने हैं तो सिर्फ सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नी स्टैंडिंग में आपको नी को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, ये सबसे बेस्ट है। इसमें पूरी नीज की यानी कि जितने भी ज्वाइंट्स हैं, नी में हमारे 3 ज्वाइंट्स होते हैं, उन तीनों ज्वाइंट्स की मोबिलिटी हो जाती है और तीनों ज्वाइंट्स की जब मोबिलिटी हो जाएगी तो चांसेस कम हो जाते हैं कि कोई भी इंजरी या कोई भी आगे आप कोई एक्सरसाइज या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसको एक्टिव जब उसकी सारे ज्वाइंट्स ओपन रहेंगे तो कोई भी इंजरी नहीं आएगी जल्दी से। मैम मतलब ये जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज है ये किस पोस्चर में करना है, इसके लिए आप कोई वीडियो शेयर? स्टैंडिंग हाँ, स्टैंडिंग में करना है, स्टैंडिंग में नीज की क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नीज को चलाना है। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वजन बढ़ रहा है और हाथ पैरों में झंझनाहट लगती है। मैम वजन बढ़ना अलग बात है और हाथ पैरों की झंझनाहट मैंने अभी पहले भी बताया था कि अगर कोई नर्व कंप्रेस हो रही है, कहीं पर आपका दबाव आ रहा है नर्व पर, तो वो झंझनाहट के सिम्टम आते हैं।
उस झंझनाहट के सिम्टम्स को अगर वो रिग्रेसली अगर आपको बहुत लंबे टाइम से हैं, लाइक 6 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं, तो आपको उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। एमआरआई करके हम उसकी ग्रेड चेक कर सकते हैं कि किस ग्रेड की आपको कंप्रेशन है, ठीक है? अगर स्टार्टिंग है, अभी नमनेस हल्की-फुल्की फील होती है, लाइक जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं, कहते हैं फ़ोन यूज़ करते समय या लिखते समय हमें नमनेस आने लगती है। तो उसके लिए है कि आप अपने हाथ को सीधा स्ट्रेच करें, ये और ये इस तरह से घुमा लें। फिर ये वाला स्ट्रेच अगर आप देंगे, तो अगर हाथ की झंझनाहट है, तो वो आपकी काफ़ी सही हो सकती है। एक ज़्यादातर क्वेरी आती है कि बाइक या स्कूटी चलाते हुए हमारे ये झंझनाहट फील होने लगती है। तो उसके लिए भी आप हाथ सीधा इस तरह से करें और फिर नीचे की तरफ स्ट्रेच करें। पहले हाथ बॉल पर रखें, टर्न, देन स्ट्रेच। इसको आप 4 से 5 बार दिन में कभी भी रिपीट कर सकते हैं। उससे आपकी ये जो नमनेस वाली प्रॉब्लम है, ये काफ़ी हद तक तो सॉल्व हो जाएगी। मैम एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कि वेट लूज करने के लिए कोई सिंपल सी वर्कआउट। सबसे बेस्ट है जंपिंग जैक्स। अगर किसी को नी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जंपिंग जैक्स के 5 सेट 20-20 के स्टार्टिंग से करें, उसके बाद धीरे-धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। साथ में इसके अलावा अगर आप करना चाहें तो पश्चिमोत्तानासन, फ्रंट आगे झुकने वाला, वो कर सकते हैं अगर बैक इश्यू नहीं है, कोई बैक पेन या कोई बैक का कंप्रेशन नहीं है, फॉरवर्ड बेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये 2 आसन सबसे बेस्ट हैं जो कि पेट की चर्बी जैसे जब ज़्यादातर महिलाओं में होता है कि टमी हमारा आउट है, टमी पे ही एक्सरसाइज करनी है और हमारा ओवरऑल तो जंपिंग जैक्स एंड पश्चिमोत्तानासन 2 बेस्ट हैं जो आप इजीली घर पर भी कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हद तक वेट रिड्यूस होगा। मैं आपसे मैम रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो ये एक्सरसाइज इससे रिगार्ड्स क्वेश्चन से रिगार्ड्स थी, उनका सॉल्यूशन आप जब भी फ्री हो तो एक बार ग्रुप में शेयर कर दें उनकी वीडियोस। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू। Thank you, Dr. Karishma. Now it's my turn. So I would request Mehak, please start. जो भी queries है, one by one you will ask. जी मैम। गुड इवनिंग डॉक्टर्स, गुड इवनिंग डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर करिश्मा एंड डॉक्टर इंशु। मैम हमारे पास पीसीओएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हैं। पीसीओएस क्या होता है और किस एज पर मिलता है, इसे कैसे पहचानते हैं? Okay. Now it's very good question and it is very relevant question. महक, सबसे पहले तो पीसीओएस क्या होता है? पीसीओएस को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, बट नाउ देयर इज अ न्यू टर्मिनोलॉजी फॉर पीसीओएस, that is polyendocrine metabolic ovarian syndrome, and every word of this is very important because polyendocrine means there are so many of endocrine glands which leads to certain hormonal disorders which leads to anovulation. Anovulation means कि ओवरी में से ओवुलेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस और बॉडी में आ जाते हैं and that leads to certain complications. उसके बाद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो इस कंडीशन को लीड करते हैं, जिनकी वजह से हमें एक अल्ट्रासाउंड में अपीयरेंस दिखाई देती है कि छोटे छोटे फॉलिकल्स ओवरी के बिल्कुल मार्जिन्स पे दिखते हैं, ओवरी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, यूजुअली मोर देन 10 cc, एंड देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज फॉर दैट, आई विल टेल यू। एंड आपने पूछा कि एज क्या होती है? एज इज यूजुअली मोर देन 20 years, विच इज रिप्रोडक्टिव ईयर्स, जिसमें कि पीसीओएस को हम डायग्नोज करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और पेशेंट्स के मोस्टली जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं या तो इरेगुलर पीरियड्स और एब्सेंट पीरियड्स, या तो पीरियड्स बहुत डिले हो जाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी आएंगे, या पीरियड्स बिल्कुल 3-4 महीने 6 महीने होंगे ही नहीं। और इसके साथ साथ इसमें बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाते हैं, हाइपर एंड्रोजेनिक फीचर्स आ सकते हैं, विच इज नॉट मस्ट, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आए ही, बट आ जाते हैं, जिसमें अनवांटेड हेयर्स होते हैं, आपके फेस पे होते हैं, चेस्ट पे होते हैं, बेली में होते हैं, बिलो अम्बलाइकस, एंड इफ इट इज टू मच एंड एबनॉर्मल देन यू शुड टेक केयर कि समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। मतलब अगर आपको अटेंटिव होना है, घर पे डायग्नोज करना है कि आपको पीसीओएस हो सकता है या नहीं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप एंड्रोजेनिक फीचर्स को पहचानें। अगर पीरियड्स इरेगुलर हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं, बहुत लेट आ रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप तुरंत ध्यान दें,
अल्ट्रासाउंड पे अगर चेन ऑफ फ्लेक अपीयरेंस आ रही है बहुत ज़्यादा जो कि पीसीओएस का डायग्नोस्टिक फीचर है, तब आपको ध्यान देना है। इन तीनों में से 2 क्राइटेरिया हमारे पास होने चाहिए, ये कहने के लिए कि पेशेंट को पीसीओएस है। एंड पीसीओएस अब हम कह ही नहीं रहे हैं, हम पीएमओएस कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं पीएमओएस? क्योंकि पीसीओएस से क्या होता था कि पेशेंट को लगता था कि गायनी से रिलेटेड आई हैव सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू गायनी, और सब गायनी पे भागते थे। और गायनी जैसे मान लीजिए महीना नहीं हो रहा या बच्चे नहीं हो रहे, देन ओनली पेशेंट को ये कंसर्न होता था कि अच्छा मैं इसका इलाज करूं। अब उसे पता होना चाहिए कि अगर थायराइड प्रॉब्लम है, अगर प्रोलैक्टिन रेज्ड है, अगर कोई और एंडोक्राइन प्रॉब्लम है, अगर पीरियड्स जो है वो आगे पीछे हो रहे हैं या बच्चे नहीं हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी कॉज हो रही है, वेट गेन हो रहा है, एबनॉर्मल वेट, इवन वेट लॉस हो रहा है और अल्ट्रासाउंड एबनॉर्मल है, तब आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है। एंड इसके साथ-साथ अगर प्यूबर्टी में पेशेंट है, अगर एडोलेसेंट एज ग्रुप में पेशेंट है, तो आपको ये जो अपीयरेंस होती है अल्ट्रासाउंड पे कि बहुत सारे फॉलिकल दिख रहे हैं चेन ऑफ लेग में, ये अपीयरेंस को हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में नहीं लेते यूजुअली, क्योंकि प्यूबर्टी में ऑलरेडी बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, तो वो सेम अपीयरेंस देते हैं। तो हमारे पास 3 में से 2 क्राइटेरिया होने चाहिए, लेकिन एडोलेसेंट एज ग्रुप में हम फिर हाइपर एंड्रोजेनिक फीचर्स पे चले जाते हैं, दैट इज अनवांटेड हेयर्स और any period abnormality which is leading to PMOS now. Next. थैंक यू डॉक्टर। अब दूसरा क्वेश्चन ये आया है मैम, Yes. ये मोटे ही लोगों में होता है और अगर इसका इलाज ना कराएं तो क्या रिस्क हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये केवल मोटे लोगों में ही होता है, क्योंकि इसमें जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, एक्चुअली एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में इंसुलिन, जिससे हमारी बॉडी में इनसेंसिटिव हो जाता है, रेजिस्टेंट हो जाता है इंसुलिन के लिए ना बॉडी। तो जितने मोटे लोग होते हैं उसमें ये तो ज़रूर होता है, क्योंकि इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो पूरे फैट में भी होते हैं, स्किन में भी होते हैं। बॉडी जितना मोटा पेशेंट होगा उसके रिसेप्टर्स पे वर्क कम होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। लेकिन जो पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ ओबेसिटी। मतलब ऐसा नहीं है कि मोटे लोगों में ही पीसीओएस होगा, लीन पीसीओएस इज आल्सो एन एंटिटी। जो हम पीसीओएस को नॉर्मली क्लिनिक्स में देखते हैं बिकॉज ऑफ वेट गेन, वो हम डायग्नोज ज्यादा करते हैं पीसीओएस को, बट लीन पीसीओएस भी उतना ही प्रिवलेंट है, ऑल्दो इट इज वेरी लेस देन फैटी पेशेंट्स। बट ऐसा नहीं है कि केवल मोटे लोगों में ही होता है। और अगर हम इसे ट्रीट नहीं करेंगे तो देयर आर सर्टेन कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, बहुत सारे वेट गेन की वजह से और बाकी सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से सीवीए हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी हो सकती है। पेशेंट आगे चल के जब एनोवुलेशन होगा तो पेशेंट को कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी, बार-बार अबॉर्शन हो सकते हैं, प्रीमेच्योर लेबर पेन्स आ सकते हैं। एंड जब अनवांटेड हेयर्स होते हैं तो वैसे भी साइकोलॉजिकली पेशेंट को एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, एंड देयर आर सो मेनी ऑफ एब्नॉर्मैलिटी व्हिच लीड्स टू साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आल्सो। नेक्स्ट प्लीज। मैम, मेनोपॉज के बाद सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग और ब्रेस्ट स्क्रीनिंग कब करवानी चाहिए? महक, मुझे कहना है कि मेनोपॉज के बाद तो मस्ट हो ही जाता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर की और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करानी चाहिए। बल्कि 40 साल से ऊपर जितनी भी महिलाएं हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग जरूर करानी चाहिए। मैंने सो मेनी सेशंस लिए हैं पहले भी सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के। मैं हमेशा यही बताती हूँ कि 40 साल से ऊपर यू शुड बी अवेयर कि आपको हमेशा हमेशा सर्वाइकल कैंसर के लिए कॉल्पोस्कोपी, पैप्सिस्मियर और एलबीसी, या फिर ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी मस्ट है, ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड मस्ट है। आप लोग जरा भी अगर अवेयर नहीं है आप लोग ब्रेस्ट के सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए, तो आप आइए, सीखिए। ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन हर लेडी को करना चाहिए और 40 इयर्स के ऊपर तो ये मस्ट है। मैम, मेनोपॉज के बाद वेजाइनल ड्राइनेस और मेमोरी लॉस और कंसंट्रेशन पर इफेक्ट जो है ये नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल? मैं एक्चुअली मेनोपॉज जो होता है ये फिजिकल और इमोशनल डिसबैलेंस होता है, डिसऑर्डर्स होते हैं इसमें। फिजिकली भी सिम्टम्स आते हैं और इमोशनल सिम्टम्स भी आते हैं, एंड इट इज अ वेरी ट्रॉमेटिक सिचुएशन टू एवरी लेडी विच इज गोइंग इन मेनोपॉज। और कहना चाहिए कि मेनोपॉज का एक ट्रांजिशन स्टेट होता है, मेनोपॉज एकदम से नहीं होता है, मेनोपॉज का एक ट्रांजिशन होता है विच गोज ओवर ईयर्स। एंड वी से कि जब 1 साल तक किसी भी लेडी को 1 साल तक पीरियड्स नहीं हो रहे हैं तो मेनोपॉज हो गया है। बट उसके भी पहले जिनको पीरियड्स बंद नहीं हुए
हुए हैं और मेनोपॉज की एज आने वाली है, दैट इज 45 to 55 ईयर्स, उस एज ग्रुप में जब लेडीज होती हैं तो उनको बहुत सर्टेन फीचर्स आते हैं जिसमें वैसोमोटर भी आते हैं, कॉग्निटिव भी आते हैं, लाइक जैसे हॉट फ्लशेस होंगे, बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, नाइट में स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगी, एसी चल रहा होगा तो भी स्वेटिंग हो रही है, और या पैल्पिटेशंस हो रहे हैं। इसके अलावा आपको कॉग्निटिव सारे फीचर्स आते हैं कि आप बार बार चीजें भूल जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है, और बहुत ज्यादा आप अपने आप को डिसोरिएंटेड महसूस करते हैं। कभी कभी कुछ साइकोलॉजिकल फीचर्स आते हैं कि एंजाइटी हो रही है, डिस्टर्बेंसेस हो रही है। तो आपको ये सारे फीचर्स अगर महसूस हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन हो रहा है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ रहा है, एंड आप बड़ा डिस्ट्रेस फील कर रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली में एडजस्ट नहीं हो पा रहा हूँ, फैमिली वाले ज्यादा डिस्ट्रेस होते हैं, जिनको मेनोपॉज होने वाला होता है उनकी फैमिली ज्यादा परेशान होती है, बिकॉज दे आर नॉट एडजस्टिंग एट दैट टाइम। तो फैमिली को सपोर्ट तभी तो फैमिली करेगी ना जब डायग्नोज कर पाएंगे। तो एवरी 45 ईयर प्लस में लेडीज को जब भी ये सिम्टम्स आए तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए कि हमें ये सिम्टम्स आ रहे हैं। इसके लिए कुछ जैसे वेजाइनल ड्राइनेस होती है, उसमें लोग यूजुअली समझ लेते हैं कि इन्फेक्शन हो गया है इसलिए पेन हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज एस्ट्रोजन लेवल ओवरीज काम करना बंद कर चुकी है, तो अब एस्ट्रोजन आपका आ ही नहीं रहा है बॉडी में, तो वेजाइनल ड्राइनेस होगी, सिवियर इचिंग होगी, यूरिन करते टाइम पेन होगा, पेनफुल मिक्चुरेशन हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स अब अगर आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। उसमें बहुत सारे आजकल वेजाइनल ऑइंटमेंट्स आ रहे हैं, और इवन अब तो इतने अच्छे अच्छे ऑइंटमेंट्स आ गए हैं कि आपको वेजाइनल लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं बॉडी पर, और वो सारे ऑइंटमेंट से आपका एस्ट्रोजन बॉडी में चला जाता है एंड सिम्टम्स बिल्कुल रिलीफ हो जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर। एक क्वेश्चन है, सिर के बाल झड़ने का कारण और मूड स्विंग्स, तनाव जैसी, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सिर के बाल झड़ने का कारण थायराइड भी हो सकता है, सिर के बाल झड़ने का कारण पीसीओएस भी हो सकता है, क्योंकि पीएमओएस में भी वही सिम्टम्स इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि थायराइड में भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपके और सारे ग्लैंड्स हैं, उन सबके हार्मोनल चेकअप होने चाहिए। और बाल झड़ने का कारण ढूंढना तब चाहिए, उसके साथ एसोसिएटेड फीचर्स भी हमें देखने चाहिए कि पेशेंट का वेट गेन हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, कोई और प्रॉब्लम है, तो उन सब चीजों को आपको देखना चाहिए। और क्या था बाल झड़ने के साथ? मैम, बाल झड़ने के साथ इनफर्टिलिटी, मूड स्विंग्स या फिर तनाव जैसी चीजें बढ़ रही हैं। हाँ, तो जैसे मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो आपको जैसे बहुत सारी योगा ऐसी हैं, फेस योगा, जो आप कर सकते हैं, जैसे भ्रास्त्री है, भ्रामरी है, अपने आप को कूल कर सकते हैं, मेडिटेशन है। ये सारी प्रैक्टिस आपको पीएमओएस में भी करनी चाहिए, ये सारी प्रैक्टिस आपको मेनोपॉज में भी करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी प्रैक्टिस करने से आप एटलीस्ट इमोशनल ट्रॉमा से बच जाते हैं, है ना। और जो बाल झड़ने वाला है उसमें आपको अगर कोई भी सिम्टम एसोसिएटेड नहीं है, कोई एंडोक्राइन या मेटाबॉलिक सिम्टम एसोसिएटेड नहीं है, देन सिंपली गो टू स्किन स्पेशलिस्ट। मैम, पीरियड इरेगुलर होने की क्या वजह हो सकती है और कब हमें इसे इरेगुलर मानना चाहिए? पीरियड्स इरेगुलर होने के लिए देखो बेटा, 30 डेज की साइकिल होती है, सबको पता है, लेकिन 7 डेज बिफोर एंड 7 डेज आफ्टर, दैट मीन्स अगर 21 डेज से पहले अगर पीरियड आ रहा है या 35 डेज के बाद आ रहा है, देन क्लियर कट इट इज एबनॉर्मल। और अगर 3 to 5 डेज से ज्यादा हो रहा है, या पैड आपके 80 ml पर डे से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, 3 to 5 डेज से ज्यादा की साइकिल है, या 21 डेज से पहले पीरियड आ रहा है या 35 डेज के बाद पीरियड आ रहा है, देन यू शुड बी अलर्ट। तब आपको अपना पूरा वर्कअप अपने मेडिकल पर्सनल से कराना चाहिए। एक मुझे नेट पे से क्वेश्चन मिला है, गुड नून मैम, मेरे को पीरियड में थैंक यू बहुत डॉक्टर। ब्लीडिंग होती है और ठीक होने के 1 वीक बाद फिर से स्पॉटिंग हो जाती है, उसके लिए क्या करें? ये क्वेश्चन है साक्षी भारद्वाज जी का। तो मैं साक्षी जी से यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको ब्लीडिंग बिल्कुल ठीक हो रही है, एंड उसके अब ये डिपेंड करता है कि आपकी ब्लीडिंग कितने दिन के लिए हो रही है। अगर ये 6 to 7 डेज हो रही है, 1 to 2 पैड पर डे से ज्यादा की ब्लीडिंग हो रही है, देन आपको उसके लिए भी मेडिसिन लेनी चाहिए, वर्कअप कराना चाहिए। बट अगर आपको इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग कहते हैं हम इसको, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन 14th डे और 15th डे अगर वंस एक बार स्पॉटिंग हो रही है तो दैट मे बी नॉर्मल ऑल्सो, बट आपको एक बार कंसल्ट करके अपना प्रॉपर हार्मोनल चेकअप और अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। और ऐसे भी जिन यूजुअली फीमेल्स में थायराइड बहुत कॉमन होता है, और मेरे पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं जो थायराइड के लिए मेडिसिन लेते हैं, और फिर कहते हैं अब तो मैंने रिपोर्ट करा ली और अब रिपोर्ट मैम ठीक आ गई, तो क्या हम मेडिसिन को अब स्टॉप कर दें? तो स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि थायराइड की मेडिसिन
थायराइड को नॉर्मल लाने के लिए आपने ली है, अब वो नॉर्मल लेवल्स जो आ रहे हैं, वो उस वाली मेडिसिन पे मेंटेन्ड है, तो आपको वो दवाई मेंटेनेंस के लिए खानी ही है। उसको स्टॉप करने से अगेन फिर वही प्रॉब्लम विद टाइम आ जाएगी, तो इसलिए स्टॉप नहीं करनी चाहिए और थायराइड की मेडिसिन ब्रेकफ़ास्ट के 2 घंटे पहले लेनी चाहिए। अगर आप विद ब्रेकफ़ास्ट ले रहे हैं, तो उसका इफ़ेक्ट बहुत कम हो जाएगा। एक क्वेश्चन डॉक्टर इंशु के लिए और आया है। मैं चाहूँगी कि अदिति प्लीज़ एक बारी पूछें। हाँ जी। डॉक्टर इंशु आपके लिए क्वेश्चन आया है अनुपम हाँ जी। मित्तल जी का हाँ कि जी। उनकी 13 साल की बेटी है और उनको हाइपर एसिडिटी रहती है, तो ओके। आपसे पूछना चाह रही हैं वो उन्हें क्या करना चाहिए? तो देखिए उसमें ये देखना ज़रूरी है कि वो उनका खान-पान कैसा है बच्चे का, वो कितना पानी का इंटेक ले रहे हैं बच्चा और कब से हो रही है उसको दिक्कत, जो एसिडिटी वाली है। तो अगर ऐसा है कि भई उसको एसिडिटी को बहुत टाइम हो गया, लाइक 1-2 महीना हो गया है एसिडिटी होते-होते, तो फिर उसपे देखना पड़ेगा कोई और फैक्टर एसोसिएटेड तो नहीं है, लाइक रिफ्लक्स के इश्यूज़ तो नहीं है, रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस एंड ऑल। लेकिन हाँ, ये है कि उनको डेफ़िनिटली हम एक तो उनका जो मिर्च मसाले वाला फूड है, जैसे जंक फूड, एक तो बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए उनका। दूसरा उनको ओके। प्रॉपर एंटासिड का कोर्स करना चाहिए। 10 टू 14 डेज़ का एंटासिड का एक कोर्स लें वो और उसके साथ में एक म्यूकिन जेल या कोई एक ऐसे ही रैनिडोम ओ वगैरह आती है, आजकल एंटासिड आती हैं। वो 10-10 एमएल दिन में 3 बार खाने से पहले लेना होता है, ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर से पहले। रेगुलर बेसिस पे 7 डेज़ मिनिमम लें। उसके बाद एक बार फिर से चेकअप कराएँ। अगर फिर भी नहीं आराम मिलता है तो आगे देखना होगा कि कुछ एंडोस्कोपी की ज़रूरत है कि नहीं है और नहीं तो अदरवाइज़ वैसे इसको अगर वो ढंग से फ़ॉलो करेंगे तो मोस्ट लाइकली उसकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी बच्चे की। थैंक यू डॉक्टर। ओके। डॉक्टर करिश्मा आपके लिए भी क्वेश्चन आया हुआ है। कल्पना अग्रवाल जी पूछना चाह रही हैं कि हम एक बार में कितने सूर्य नमस्कार कर सकते हैं? You are not getting your turn, please. Consult in OPD. Consult. हेलो। हाँ मैम, ये तो एक बार में कितने सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कैपेसिटी पे। अगर आपकी कैपेसिटी है, अगर आपका कोई मेडिकल जैसे लाइक मैंने पहले भी बताया कि बैक पेन या फिर नी से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, सर्वाइकल कोई इशू नहीं है, तो आप एक बार में मतलब 1 घंटे में, अगर मैं मानूंगी तो 1 घंटे का ही सेशन होता है कोई भी अगर आप लेते हैं, तो 1 घंटे में आप 20 से 30 बार तक कर सकते हैं, 20 to 30 टाइम्स। डॉक्टर रिशु, मेरा एक क्वेश्चन आपके लिए था प्लीज। हाँ जी मैम, बताइए। एक्चुअली मेरा बेटा है 10 इयर्स का हाँ और जी। उसकी इम्यूनिटी तो वैसे तो उसके स्टमक में थोड़ी बहुत कभी-कभी प्रॉब्लम रहती है, बट वो ना मोशन दिन में 4-5 बार जाता है। ना ही कोई इसको कोई मतलब खाने से डिजीज कम खाता है और मोशन दिन में कई बार जाता है, तो उसके लिए खाना क्या मुझे कम कुछ खाता है? जानकारी? सॉरी पार्डन, खाना कम खाता है? आप ये कह रहे हैं? खाना नहीं, सब्जियां कम खाता है। अच्छा, सब्जियाँ कम खाता है, मतलब वैसे जंक फूड तो ज़्यादा नहीं लेते हैं? नहीं, जंक फूड ज्यादा नहीं, बाहर की उसे चीजें पसंद नहीं है, सब्जियाँ, ब्रेड जैम यही सॉस प्रॉब्लम ये है। एक्चुअली बच्चे खाना जो है ना, मतलब जैसे हरी सब्जियाँ हो गई, हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं आजकल, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरी चीज़ आप ये देखिए, जैसे वो 4-5 बार जा रहा है, लेकिन उसके साथ में वो क्या पॉटी ऐसा थोड़ी जैसे थोड़ा खाया, थोड़ी-सी करके आ गया, ज़ोर लगा के कर रहा है, थोड़ी-थोड़ी कर रहा है, एक बार में पेट खुल के साफ नहीं हो रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है बच्चे का। बायोकेमिकल मैम, टेस्ट। जनरली वो लंच के बाद तो जाता ही जाता है, चाहे वो हुँ। सुबह में फ्रेश भी हो ले, मैं सुबह उसको मिल्क देती हूँ या पानी देती हूँ, उसके बाद वो फ्रेश होके स्कूल जाता है, लेकिन हुँ। शाम में स्कूल से आने के बाद, स्कूल में नहीं है, स्कूल से आने के बाद वो 3 बार तो जाता ही जाता है, तो ये नॉर्मल है, तो कोई टेस्ट तो नहीं उसमें कराना वही मैं चाहिए? बता रही थी, देखिए एक ब्रिस्टल चार्ट होता है, स्टूल चार्ट होता है, उसमें हम ये देखते हैं, जैसे कि हम पेरेंट्स को दिखाते भी हैं कि भाई देखिए ये ब्रिस्टल चार्ट है, आप बताइए बच्चे, आपका बच्चा कौन सी वाली टाइप की पॉटी कर रहा है। जैसे एक होती है बिल्कुल गुठली गुठली वाली पॉटियां होती है, बहुत सूखी सूखी पॉटी होती है। एक होती है बहुत जिसमें पानी की कमी है, मतलब एक लंप सा आ गया, एक पॉटी होके रह गई, पूरी तरीके से पेट साफ ना होना, एक तो ये चीज हो गई। अगर इस तरीके की पॉटी है तो हमें उसको फाइबर रिच डाइट देनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि उसका पेट खुल के एक बार में साफ हो जाए।
ठीक है, बच्चे क्या है ना थोड़ा थोड़ा पॉटी करके आ रहे हैं, पूरी तरह से एक बार पेट साफ नहीं हो रहा तो उससे पेट में गैस बनी रहती है, उसकी वजह से बच्चा खाना भी कम खाता है और पेट में दर्द बताता रहता है। एक हो रहा है कि बच्चे को भाई बार बार अच्छे से फ्रेश हो रहा है और बार बार जा रहे हैं, राइट। उसके लिए हमें क्या है, उसको जैसे प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक का कॉम्बिनेशन देना चाहिए। जैसे दही के साथ आप उसको चिया सीड्स डाल के देंगे तो दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, उसमें प्रोबायोटिक भी जा रहा है, प्रीबायोटिक भी जा रहा है, तो वो गट की इम्यूनिटी इंप्रूव करेगा। प्लस उसको तो सबसे पहले तो यही देखेंगे कि वो पॉटी किस तरह की जा रहा है। सपोज अगर वो पतली पॉटी कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो आप उसको जैसे एक तो दही दीजिए, साथ में आप इसको एक प्रोबायोटिक का कोर्स कर सकते हैं, जैसे एंटेरोजर्मिना। मार्केट में बहुत सारे प्रोबायोटिक्स आते हैं अच्छे अच्छे, लैक्टोबैसिलस जीजी सैशे आते हैं, बैसिलस क्लॉजी के सैशे, लिक्विड एम्प्यूल आते हैं। तो एक प्रोबायोटिक का कोर्स करवा दीजिए, साथ में उसका घर का डाइट रहे, हेल्दी डाइट रहे। प्लस जैसे कि आपने बताया कि थोड़ा पेट दर्द बताता है, तो पेट दर्द का रीजन एक बहुत बड़ा, पेट दर्द नहीं बताता, बस एक होता है कि बार बार पॉटी जाता है, ये चीज आप कह रहे हैं। तो पॉटी जाने में वही मैं बताऊंगी कि आप सबसे पहले ये देखिए पॉटी का टेक्सचर क्या है, पॉटी का जो शेप है, आप ब्रिस्टल चार्ट खोल के देखिएगा, उसमें देखिएगा किस तरह की पॉटी करता है, बहुत जोर तो नहीं लगाता। अच्छा, बच्चे ना टाइम बहुत कम देते हैं, जैसे थोड़ा सा करके आए फिर चले, फिर आ गए, जैसे मोबाइल में लगना है तो अपना आए फटाफट लग गए गेम्स में एंड ऑल, वो चीजें अवॉइड करनी है। उसको थोड़ा टाइम प्रॉपर देना है। और जो इंग्लिश सीट होती है उसके नीचे एक स्टूल लगा लीजिए, जिससे कि एक बार अच्छे से प्रेशर लगा के बच्चा कर ले। ये नहीं कि भाई जैसे कि भाई प्रेशर ही नहीं बन रहा बच्चे का, तो वो पूरा पेट साफ नहीं होता, वो थोड़ा सा करके आ जाते हैं, फिर थोड़ा स्टिमुलेशन मिला, फिर थोड़ा सा करके आ गए। तो ये चीज बहुत जरूरी कि उन्हें प्रॉपर टाइम उसमें बिताना है सिटिंग, ठीक है, जिससे कि वो प्रॉपर अच्छे से स्टूल पास हो जाए उसको। मैम एकदम से ना उसका लास्ट 1 ईयर में उसका 3-4 किलो वेट भी कम हुआ है। तो ये सॉरी, आवाज कट रही है। लास्ट कुछ टाइम में वजन नहीं बढ़ रहा है या कम हो गया है? पिछले 1 साल में उसने 4-5 किलो वजन लूज किया है। तो क्या अच्छा, ये उसका बार-बार पॉटी जाने की वजह से है? देखिए अगर 1 साल में 4-5 किलो वज़न लूज़ किया है तो उसका रीज़न हमें देखना चाहिए कि भई ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, डेफ़िनिटली हो सकता है कि उसका जो है जैसे आप कह रहे हो खाना अच्छे से खा रहा है फिर भी पॉटी बार-बार जा रहा है और उसमें भी अगर वो लूज़ कर रहा है, तो वो हमें उसका एक बार वर्कअप देखना चाहिए कि भई उसका कहीं ऐसा तो रीज़न नहीं कि उसके कोई पेट में या तो कीड़े हो सकते हैं, तो ये भी चीज़ हो सकती है। अगर वज़न इतना 4-5 किलो कम हो रहा है या फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, तो उसमें एक हमारी वेट और हाइट का रिकॉर्ड होता है। जैसे हाइट बढ़ी कि नहीं बढ़ी, भई 1 साल में वज़न कम हुआ लेकिन हाइट बढ़ रही है कि नहीं, वो भी बहुत ज़रूरी है देखना। कि हाइट प्रॉपर ग्रोथ पे चल रही है और केवल वजन लॉस हुआ है, तो उसका रीजन ये भी हो सकता है कि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ गई हो और खाना उतना नहीं चल रहा हो। तो मैंने अपनी थोड़ी-सी बढ़ाई है एक्टिविटी। राइट, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन यही होगा। तो अगर बच्चे की हाइट सही बढ़ रही है तो इतना वरी होने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसकी पौष्टिक आहार खिलाइए, उसका पॉटी का जो टेक्सचर है वो देखिए कैसा आ रहा है, और उसे संतुलित आहार दीजिए, अच्छे से खाना खिलाइए। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ने की वजह से ये बहुत लाजमी है कि बच्चे का वजन गिरे। ठीक है। थैंक यू। डॉक्टर करिश्मा, आपके लिए क्वेश्चन आया हुआ है कि उनकी 60 प्लस, एक मिनट, जस्ट मिनट, 60 प्लस के लिए कोई सिंपल एक्सरसाइज जैसे कि वो अपने रूटीन में एडजस्ट कर सके, मतलब 60 प्लस के कोई सीनियर है, कोई सीनियर सिटीजन है, तो उनके लिए कोई सिंपल एक्सरसाइज हो जो वो अपने रूटीन में जो इजीली फिट कर सके, कोई एक्सरसाइज हो। 15 प्लस के लिए तो अगर रूटीन में सबसे सिंपल तो वॉक है। आप वॉक ओके, अपने मतलब मॉर्निंग या इवनिंग वॉक अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं। प्लस अगर आपको इवनिंग नॉर्मल इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक नहीं हो पाती तो योगा का सिंपल जो प्रोटोकॉल होता है, सिंपल योगा एक्सरसाइजेस होती हैं, वो आप अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ योगा किसी को बोरिंग लगता है तो आप जुम्बा से रिलेटेड भी लाइट जुम्बा या एरोबिक्स एक्सरसाइज लाइट वो आप ऐड कर सकते हो अपने रूटीन में, मतलब जो 60 इयर्स तो की जुम्बा एंड जो एरोबिक्स आप बता रहे हो 60 प्लस के लिए वो ठीक रहेगा मैम? मैम अगर नीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नीज में जैसे कभी-कभी नी ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादातर फीमेल्स में होता है, तो अगर ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट को नहीं है या उसकी अर्ली स्टेज भी नहीं है तो पेशेंट कर सकता है इजीली जुम्बा। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। और क्वेश्चंस है?
एक साक्षी जी ने बोला था कि मुझे अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आता है और कहीं वो स्पॉटिंग चल रही है। तो साक्षी जी को मेरा मैसेज है कि बायोकेमिकल टेस्ट के लिए आए, क्लिनिक्स में टेस्ट करवाएं मैम प्रॉपर। आपके लिए क्वेश्चन है। हाँ हाँ बताइए। मैम डाइट क्या क्वेश्चन था, सॉरी। डाइट और एक्सरसाइज का क्या रोल है पीएमओएस में और मेनोपॉज में? Okay. So PMOS में because there is so many of endocrine disturbances और डाइट और एक्सरसाइज का पूरा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही होता है PMOS। तो डाइट और एक्सरसाइज का मेजर रोल है। डाइटिंग में हमें जितनी भी कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है उसको स्टॉप करना चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए। उसमें आलू, चावल, चीनी और तली भुनी जितनी भी चीजें हैं उनको स्टॉप करना चाहिए। जितने भी हमारे वाइट राइस और वाइट आटा, ये सब चीजों को हमें कन्वर्ट करना चाहिए। जैसे आटे को आप मल्टीग्रेन कर सकते हैं, चीनी की जगह आप जो आपका वैसे वाला शुगर आता है स्टीविया वगैरह वो ले सकते हैं। चीनी तो वैसे अवॉइड ही करनी चाहिए, बिकॉज जितना चीनी अवॉइड करेंगे वो पीएमओएस में बेटर रहता है। ठीक है। और चावल को आप ब्राउन राइस लीजिए, व्हाइट राइस मत लीजिए। तो ऑल व्हाइट्स शुड बी अवॉइडेड। कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट नहीं होनी चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए। इफ यू आर इन मेनोपॉज देन आपको सोया रिच डाइट लेनी चाहिए। सोयाबीन में आप सोयाबीन ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं। और इस तरह से, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रोल एक्सरसाइज एंड योगा का है। मैं कहती हूँ कि अगर एंजाइटी डिप्रेशन के लिए आप फेशियल योगा करते हैं, स्पेशली भ्रामरी, अनुलोम विलोम और मेडिटेशन करते हैं, तो काफी हद तक आपका एंजाइटी और डिप्रेशन वाला पॉइंट जो होता है वो रिलीव हो जाता है। लेकिन पीएमओएस में स्पेशली आपको वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे आपका वेट लॉस होता है। क्योंकि अगर आप वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपके जो मसल्स हैं, बोन्स हैं, वो हेल्दी रहते हैं। इवन इन मीनोपॉज ऑल्सो लेडीज कहते हैं कि 45 प्लस में वी कांट डू। जैसे अभी 60 ईयर्स की लेडी ने पूछा कि हमें कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, बट जब तक आप कर सकें तब तक आपको ज्यादा से ज्यादा वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उससे बोन लॉस और मसल लॉस डिले हो जाता है। आप जितना इजीली और जितना मैक्सिमम एज तक मेंटेन कर सकते हैं तब तक आपको मेंटेन करना चाहिए। जब आपको नी जॉइंट, स्पाइन में या कहीं प्रॉब्लम है, देन ओनली यू शुड अवॉइड। आई थिंक क्वेश्चंस आर सारे क्वेश्चंस का। और कोई क्वेश्चन है तो नेट पे मैं चेक कर लें। एक क्वेश्चन है डॉक्टर इंशु के लिए। क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ जी। हाँ मैम, आपसे ना अनुपम मित्तल जी पूछना चाह रही है कि अगर 10 साल वाली वैक्सीनेशन छूट जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए वैक्सीनेशंस का आइडियली तो बहुत, जैसे जो वैक्सीन अगर आप बच्चे की नहीं लग पाई है किसी वजह से तो उसको आप बाद में भी ले सकते हैं, कैचअप इम्यूनाइजेशन कहते हैं उसको। हाँ, लेकिन कुछ वैक्सीन होती है जिनकी एक लिमिट होती है। जैसे हिप वैक्सीन होती है, हिप वैक्सीन हम 5 साल से पहले ही ले सकते हैं। या इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन होती है, वो हम 7 साल के बाद नहीं ले सकते। तो लेकिन 10 साल की अगर छूट गई है तो 10 साल वाली आप, जैसे टी डैप होती है तो टी डैप आप बाद में भी ले सकते हो। तो ऐसा उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, तो आप उसको बाद में ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे सर्वाइकल कैंसर है, वो आप जितना जल्दी जल्दी ले उतना अच्छा है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर वो छूट गई है तो आप बाद में ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत। ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। एंड थ्रू दिस सेशन मैं आप सभी को जो फेसबुक पे हमें देख पा रहे हैं सबको एक मैसेज ये देना चाहती हूँ कि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन अब गवर्नमेंट भी करा रही है, जिसमें एक वैक्सीन दी जा रही है। वो एक वैक्सीन की एफिकेसी 80%, 82%, 85% तक तो एटलीस्ट आ जाती है। इसलिए गवर्नमेंट एक G4 वैक्सीन अवेलेबल करा रही है, बट उसके बूस्टर्स नहीं लग रहे हैं, सिंगल वैक्सीन लग रही है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो पूरा वैक्सीनेशन कोर्स कराएं। जो वहाँ एक वैक्सीन का फैसिलिटी अफोर्ड करना चाहते हैं वो करें, लेकिन जो पूरा कर सकते हैं उसे पूरा करें। 9 to 45 ईयर्स की गर्ल्स में, बॉयज में वैक्सीनेशन जरूर कराएं, बिकॉज नॉट ओनली फॉर कैंसर एलिमिनेशन बट ऑल्सो फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम वॉर्ड्स ना हो। उसके अलावा आपके ओरल कैंसर, क्योंकि इतनी सारी प्रैक्टिसेस है सोसाइटी में एंड सो मेनी ऑफ थिंग्स आर देयर, सो विच कैन नॉट बी डिस्कस्ड हियर। सो आपको पता है कि बच्चे हमारे रिस्क पे हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी अवेयर होइए। 9 to 45 ईयर्स में आप सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। 9 to 14 ईयर्स में 2 वैक्सीन लगती हैं, 14 से 45 में 3 वैक्सीन लगती हैं। G4
में 4 स्ट्रेन होते हैं, G9 में 9 स्ट्रेन होते हैं। जो अफोर्ड कर सकते हैं प्लीज G9 ही लगवाइए, क्योंकि उसमें ओरल कैंसर, एनल कैंसर का भी एलिमिनेशन होता है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप इस वैक्सीनेशन को लगवाएं। हमने इतने सेमिनार्स भी किए हैं और बहुत सारे लोगों को हमने वैक्सीनेट भी किया है, बट जिन लोगों तक मैं फेसबुक के थ्रू पहुंच पा रही हूँ, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना 40 इयर्स के ऊपर जितनी भी महिलाएं हैं वो अपना मैमोग्राफी जरूर कराएं, वो अपना पैप स्मीयर, एलबीसी, कोल्पोस्कोपी के थ्रू सर्वाइकल स्क्रीनिंग जरूर जरूर कराएं, सो दैट आप सब लोग हेल्दी रहें। सो स्टे हेल्दी, स्टे बेटर हेल्दी, और हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे भी हम इस तरह के सेशन करते रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर करिश्मा, थैंक यू डॉक्टर इंशु, एंड थैंक यू एवरीवन। Shruti and Thank you, Aditi, everyone. thank you Thank so you, much. Dr. Monica. Thank you, Dr. Karishma. Thank you, Mehak. Okay, Dr. Thank you, Mrs. Shruti, and thank you, Aditi. Right. Yeah. Okay. Bye bye. Good evening, everyone. Bye. Good evening. Bye.